हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग देश के सबसे महान यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी देश का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो किसी सेमेस्टर में एग्जाम सेमेस्टर तो 6 महीने का होता है, लेकिन किसी सेमेस्टर में एग्जाम जो है 8 से 9 महीने में लेता है, तो किसी सेमेस्टर में एग्जाम जो है 2 से 2.5 से 3 महीने में ले लेता है। जैसा कि आपका थर्ड सेमेस्टर भी 2.5 से 3 महीने के बीच हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी कितना महान है, इसका तो मैं तारीफ जो है अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चलिए इन सब को बातों में क्या रखा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि अगला 7 दिन के अंदर आपका इंटरनल एग्जाम कॉलेज में होगा। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका आईडीसी और एमडीसी पेपर। आईडीसी एमडीसी पेपर कहने का मतलब है इंडियन इकोनॉमी, यानी कि आईडीसी पेपर कौन सा पेपर है, इंडियन इकोनॉमी। आप जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सीसीएफ के सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स को रखा गया है, जिसमें थर्ड सेमेस्टर में इंडियन इकोनॉमी को रखा गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हुए इस पूरे चैप्टर 1 को आज कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आपको पैटर्न जान लेना चाहिए, पैटर्न कि आपका जो एग्जाम होगा वो किस पैटर्न में होगा। देखिए, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। आप जानते हैं हमेशा से ही यही पैटर्न रहा है, तो यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। और जिस तरह से इसको सजा दिया जाए, दो मार्क्स वाले 5 ठो क्वेश्चन रहेंगे, शायद 10 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स, इस तरह से 50 मार्क्स हो जाएगा। और एक 25 मार्क्स का भी एग्जाम होगा, वो कॉलेज अपने पैटर्न के हिसाब से ले लेगा। तो चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 1 यानी कि इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो चलिए इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आज हम लोग शुरू करेंगे और इसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। एग्जाम इतना जल्दी हो रहा है कि हम लोग मतलब स्टूडेंट को जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि उनका कोर्स कंप्लीट करा दे ताकि उनको किसी भी तरह का बैकलॉग का सामना ना करना पड़े। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और उसमें भी हम लोगों को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस, फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस दैट द अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो इकोनॉमिक कंडीशन जो किसी देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, वो जो कंडीशन, वो जो इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट को हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहेंगे। और ये हमारा देश इंडिया है, ताकि हम लोग इंडिया के पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोग इसको इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहेंगे। यानी कि द इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। तो 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। देखिए 2 टर्म्स होता है, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आपको अगर इजी वर्ड में बता दूं इन शॉर्ट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव टर्म्स। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है ना, वो क्वांटिटेटिव टर्म्स है। क्वांटिटेटिव टर्म्स कहने का मतलब है इसको मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में, नंबर्स में। और क्वालिटेटिव टर्म्स जो होता है ना, उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है, उसको फील किया जा सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मान के चलिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान के चलिए कि किसी कंपनी में किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ, इस साल में 100 यूनिट हुआ, अगला साल में 150 यूनिट हुआ, तो ये देखिए मापा जा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इस साल में क्वालिटी स्टैंडर्ड लो था, अगला साल में क्वालिटी स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपडेट हुआ, अपग्रेड हो गया, थोड़ा सा अपर लेवल का हो गया, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है।
Economic growth is an increase in the capacity of an economy to produce goods and services. Economic growth is an increase in the capacity of economy to produce goods and services. किसी भी देश के अंदर गुड्स और सर्विस के प्रोड्यूस करने का जो कैपेसिटी है, अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। कंपेयर फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर, इसमें एक समय से दूसरे समय के तुलना में अगर किसी भी देश में अगर मान के चलिए उसके गुड्स और सर्विस के ओवरऑल प्रोडक्शन में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर, एक समय से दूसरे समय का तुलना में अगर किसी देश में गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में अगर इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है तो हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। इट कैन बी मेजर्ड इन नॉमिनल और रियल टर्म्स, इसको नॉमिनल और रियल टर्म्स में मेजरमेंट मापा जा सकता है। अगर मैं इसको आपको न्यूमेरिकल फिगर में भी मैं चाहूं तो बता सकता हूं। एक होता है, आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको पढ़ाया था सेकेंड सेमेस्टर में, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जिस साल का क्वांटिटी होता है उसी साल के प्राइस से गुना होता है। और रियल जीडीपी में क्या होता है, बेस ईयर के प्राइस से गुना होता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन जो है एडजस्ट रहता है पहले से ही। ठीक है, और असली जो जीडीपी है वो रियल जीडीपी ही होता है। इट कैन बी मेजर इन नॉमिनल और रियल टर्म्स, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को नॉमिनल में और रियल टर्म्स में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। द लेटर ऑफ विच एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, और उसके बाद ये क्या होता है, महंगाई से क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एनी कंट्री इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इस किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में अगर किसी कंपनी का गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, फायदा क्या है, तो टू रिड्यूस पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देश में गरीबी को कम करता है। मेक गुड्स एंड सर्विसेज मोर अफोर्डेबल, जैसे जैसे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो जो गुड्स और सर्विस है ना वो लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, यानी कि चीजें सस्ती होंगी। जब जब सप्लाई बढ़ेगा ना, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड जो है स्थिर रहेगा तो महंगाई कम होता है। हाँ, अगर डिमांड भी बढ़ने लगेगा तो फिर तो महंगाई उसी स्थिति में रहेगा। ठीक है, इंक्रीज पीपल चॉइस, इकोनॉमिक ग्रोथ से लोगों को चॉइस, लोगों का जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, उनका जो चॉइस सिलेक्शन करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, क्रिएट मोर जॉब, यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो लोगों को देश में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब जो है डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री का, सर्विस सेक्टर का। तो इस सर्विस सेक्टर में तो आज देश का कम से कम 35 से 40% आबादी जो है एम्प्लॉयड है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है 2 मार्क्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप वीवीआई लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वीवीआई। राइट टू इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का 2 इंडिकेटर्स बताना। इंडिकेटर्स मतलब सूचक, जिसको देख के ये पता चले, जिसमें अगर कोई बढ़ोतरी हो तो लगे कि हाँ देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, अगर उसमें कमी हो तो लगे कि देश में क्या हो रहा है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, देश का इकोनॉमी जो है जीडीपी गिर रहा है। जैसे आप देखिए ना, आप हमारे शरीर में बहुत सारा जो ब्लड में बहुत सारा जो एलिमेंट्स होता है वो सब क्या होता है, उसमें डॉक्टर कैसे देखते हैं क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, इससे पता चलता है शरीर जो है कितना हेल्दी है। ठीक है, तो उसी तरह से पहला इंडिकेटर से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, किसी भी देश का जीडीपी उस देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होता है, इंडिकेटर्स होता है। जिस देश का जीडीपी जितना ज्यादा रहेगा वो देश उतना ही क्या रहेगा, डेवलप्ड रहेगा। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द overall production of a goods and services of any country in a specific time period, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री के द्वारा जितना गुड्स और सर्विस किया प्रोड्यूस किया जाता है उसके टोटल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो जीडीपी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, किसी भी देश में
लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का आय का क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम जो है हम लोग पढ़े हैं कि जो देश का जो नेशनल इनकम होता है ना, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन से क्या करना पड़ता है, पॉपुलेशन से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो पीसीआई आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन, अगला जो इसमें इंडिकेटर्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, किसी भी देश का महंगाई दर जो है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। ठीक है, तो ये 2 लिखना है, आप ये 3 जो है देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, राइट एनी 2 इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2 इंडिकेटर्स बताइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि किसी देश का इकोनॉमी में डेवलपमेंट। मैं आपको पहले ही बता दूं और बताया भी आपको मैंने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एक क्वालिटेटिव टर्म्स होता है। इसका आप मेजरमेंट जो है ना, मतलब क्वालिटी है ना, तो इसका मेजरमेंट करना आपको मुश्किल है। तो इस समझ में कैसे आएगा किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। एचडीआई जो है ये बताता है, ये इंडिकेटर से डेवलपमेंट का है। एचडीआई में क्या क्या होता है, 3 एलिमेंट्स होता है, एडुकेशन, हेल्थ और लोगों का जो है इनकम होता है। ठीक है, इस तरह से 3 होता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम शायद होता है। ठीक है, एक बार देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो। इन्वेस्टमेंट रेट, किसी भी देश का इन्वेस्टमेंट रेट कैसा है, वहां के लोग जो है किस तरह से अपने पैसे को क्या करते हैं, मनी मल्टीप्लायर एक कंसेप्ट होता है कि अपने पैसे को किस तरह से वो बढ़ाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कितना रिटर्न पाते हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताता है। और पॉवर्टी रेट, गरीबी दर, जिस देश में पॉवर्टी रेट जितना कम होगा वो देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे क्या होगा, ज्यादा ही डेवलप होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। आइए अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। देखिए, economic development refers to the process by which the overall economic well-being and quality of life of nation, region or community improve over a time. Economic development क्या है, तो प्रोसेस बाय विच ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए नेशन इंप्रूव ओवर ए टाइम। समय के साथ साथ किसी देश में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें अगर राइज होता है, उसमें अगर इंक्रीमेंट होता है, तो उसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग अ कम्युनिटी इकोनॉमिक वेलबींग। कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक, सबको साथ लेकर, इंक्लूसिव ग्रोथ के हम लोग लिख भी सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग अ कम्युनिटी इकोनॉमिक्स वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी देश में लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सब जो है ना, ये सब किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिनोट करता है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है क्यों, बिकॉज इट्स क्रिएट मोर जॉब। ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अट्रैक्ट एंड रिटेन बिजनेस, बिजनेस को अट्रैक्ट करता है। एफडीआई देश में आता है, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लोग अट्रैक्ट होते हैं और हमारे देश में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ही कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा, तो आप जब पढ़े ही है पिछला सेमेस्टर में, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा, तो देश में इनकम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ टैक्स पेयर, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो अमीर लोग ज्यादा होंगे, और जितने लोग अमीर होंगे वो टैक्स पेयर हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और डेवलपमेंट होगा मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो आपको समझ में आया हो। चलिए, व्हाट इज अंडर डेवलप इकोनॉमी। अंडर डेवलप इकोनॉमी क्या है, अंडर डेवलप यानी कि अर्ध विकसित, जो पूरा तरह से डेवलप नहीं है। देखिए, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, इकोनॉमिक ग्रोथ से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए ना, जिस देश का जीडीपी कम होगा, अंडर डेवलप। जिस देश का एचडीआई जो है क्या होगा, ज्यादा होगा, कहने का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंकिंग है, ये तो रैंक है ना, रैंक में जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो इस तरह से वो ज्यादा होगा तो समझ लीजिए वो खराब है। इसके अलावा आपको मान लीजिए पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम होगा, तो अंडर डेवलप इकोनॉमी है, यही तो पहचान होगा ना। एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रेफर्स टू अ कंट्री और रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल एकदम सही है। एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होता है ना, किसको कहते हैं, उस कंट्री को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहां पे इंडस्ट्री है ही नहीं, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है।
एक समय हमारा भी देश अंडर डेवलप था। अगर हम लोग बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के वो शाम, आजादी का शाम कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि आजादी का 15 अगस्त का शाम को, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि आजादी के इर्द गिर्द का समय, उसके आसपास का समय हमारा भी देश जो था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था। क्यों? क्योंकि लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था। वो जो ब्रिटिश एरा में क्या हुआ, हमारे देश का जितना भी रॉ मटेरियल्स है, हमारा देश में वो रॉ मटेरियल को अंग्रेज लोग क्या किया, इंग्लैंड लेके गया। तो इंग्लैंड इंग्लैंड ले जाके वहां पे वो लोग फिनिश गुड्स में बदलता था और इंडिया ही उसका मार्केट था जिसमें वो लोग ला करके सामान को बेचता था। यानी कि लोग एक्सपोर्टर बना दिया था इंडिया को, आजादी के समय में एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, ठीक है, और सॉरी हाँ एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया था फिनिश गुड्स का, जिससे क्या होता था, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर मान के चलिए वो जो सामान यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज लेके जाते थे, वही चीज अगर यही प्रोडक्शन होता तो फिर तो अंग्रेजों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होता, पर उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने केवल यहाँ से खेती करवाया लोगों से, नील का खेती कराया, कॉटन का खेती कराया, जूट का खेती कराया और इन सबको एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड ले जाते थे, वहां से बना के इंडियन मार्केट में ही इसको सेल करते थे। तो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो पर कैपिटा इनकम, जहां पे प्रति व्यक्ति का आय भी क्या हो, कम हो, हाई पॉवर्टी रेट, गरीबी दर क्या हो, ज्यादा हो, एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज। यहाँ पे बोला जा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जानते हैं बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा मतलब रहने के लिए जो बुनियादी ढांचा होता है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, यही सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ये सब जो है इनएडिक्वेट है, यानी कि पूरा तरह से परफेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये 3 देश और इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, ऐसे देश जिनमें क्या होता है, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री नहीं है, लो पर कैपिटा इनकम है, गरीबी दर ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी उतना ज्यादा डेवलप है नहीं। तो ऐसे देश को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है इसको, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। ये देखिए, तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का जो कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है, जो उसका मर्ज किया हुआ जो फॉर्म है, उसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, a mixed economy is an economic system that combines aspect of both capitalism and socialism। बिल्कुल सही, वही तो मैंने आपको कहा कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कंबाइंड फॉर्म है उसी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया है। तो a mixed economy is an economic system that combines aspect of both capitalist and socialism with some free market elements and some government intervention। यानी कि जहां पर कुछ चीजें ऐसी है मार्केट जो फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट कहने का मतलब है कि वो प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है, फ्री मार्केट जिसको कोई बोलने वाला नहीं है तो प्राइवेटाइजेशन है, एंड सम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और कहीं कहीं कुछ क्या है, सरकारी हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप यानी कि वो सरकारी दखल से, सरकार जो है वहां पे दखल देता है, इंटरवेंशन, जैसे लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब देश में कैसा इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, ये सब देश जब आजाद हुए तो इन्होंने अपने देश में मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुल मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जहां पे कंबाइंड फॉर्म पाया जाता है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, व्हाई द इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहा गया है भाई। An Indian economy is called a mixed economy because it combine aspect of the capitalism and socialism। बिल्कुल सही, वही डेफिनेशन कि इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज इट combine aspect of capitalism and socialism with both public and private sector, because in India we found both public and private sector, the government control both sector, और गवर्नमेंट जो है दोनों ही सेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप हमारे देश में देखे होंगे, अगर प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो सरकारी हॉस्पिटल है, हर चीज मतलब प्राइवेट बस है तो सरकारी बस है, हर चीज जो है प्राइवेट है तो सरकार जो है सरकारी भी है। ठीक है, यानी कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों अवेलेबल है, इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। आइए अगला, व्हाट इज एचडीआई। एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें जो है ना, इसमें जो है आपको 3 चीज मैंने बताया
एक होता है क्या चीज, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का, एक होता है हेल्थ, और एक होता है उनका जो नॉलेज है, जो एडुकेशन, एक तरह से शिक्षा। देखिए ठीक है, आइए देखिए इसमें लिखा है द HDI is calculated as a geometric mean of normalized indices for each dimension. It published annually by the United Nations Development Program UNDP। UNDP जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एवरी ईयर क्या किया जाता है, HDI को रिलीज किया जाता है। फर्स्ट टाइम HDI को कब रिलीज किया गया था, 1990 में, विद द एक्सेप्शन ऑफ 2012 एंड 2020। सिर्फ दो बार नहीं किया गया है, 2012 में और 2020 में। 2012 में पता नहीं क्यों नहीं किया गया, लेकिन 2020 में कोविड-19 के कारण नहीं किया गया था। ठीक है, आइए देखिए एचडीआई होता क्या है। द एचडीआई इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स पीपल हैव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ्स। एचडीआई ये बताता है कि किसी देश का लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, जीवन प्रत्याशा, कितना दिन वो जीते हैं। देखिए अगर कोई देश में लोग ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ का जो है हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ का लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ का लोगों का जो खाना पीना है, वो सब जो है सही है एकदम। नॉलेज, नॉलेज यानी कि एडुकेशन, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इन तीनों को मिला के बनता है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कुल मिला के लोगों का कितना मानसिक विकास हुआ है, मेंटली लोग कितना डेवलप्ड हुए हैं, वो सबको बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या है, क्वेश्चन है कि जीडीपी क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया जीडीपी, जीडीपी refers to the total value of goods and services produced in a country during a specified period। तो यानी कि जीडीपी वो टोटल वैल्यू होता है, जीडीपी refers to the total value of all goods and services produced in a country in a specified period of time। वही एक ही बात, किसी एक निश्चित साल में किसी भी देश के द्वारा जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, उसका टोटल मनी वैल्यू को क्या बोला जाता है, जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर्स भी इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान रखेंगे। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू द कंटिन्यू राइजिंग इन द प्राइस लेवल ऑफ इन एन इकोनॉमी। यानी कि किसी भी देश के अंदर कंटिन्यू अगर प्राइस लेवल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। महंगाई, हिंदी में बोले तो महंगाई। महंगाई क्या है, किसी भी देश के अंदर अगर किसी वस्तु में लगातार क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो उसे महंगाई कहते हैं। देखिए सेम चीज लिखा होगा, इन्फ्लेशन इज जनरल इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ लगातार किसी भी गुड्स और सर्विस में अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, कैन ऑल्सो रेफर्स टू द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। इट कैन ऑल्सो रेफर्स टू द इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इसके अलावा देश में अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है ना, तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। अच्छा ये मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई देखिए क्या होता है, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित समय में हमारे देश के अंदर जितना पैसा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, देखिए इसमें क्या क्या चीज है, देश के पास एक निश्चित समय में जितना पैसा है उसको मनी सप्लाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट जब आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप अपने जेब में अभी हाथ डालिए, और आपका जेब से अगर पूरा जो अपने शर्ट पैंट जो भी पहना है, जहां जहां जेब है उसमें हाथ डालिए, और आप निकाले हाथ डाल के 200 रुपया, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास 200 रुपया है, यही मनी सप्लाई है। हाँ, इसके अलावा इसमें केवल कैश ही नहीं लिया जाएगा, इसके अलावा अगर आपका मोबाइल है और मोबाइल में आपका बैंक अकाउंट फोन पे में है, उसको भी चेक कीजिए। मान लीजिए उसमें 5000 है, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास जो मनी सप्लाई है वो 5200 रुपए है। इसी तरह से किसी देश के अंदर एक विशेष समय में, एक निश्चित समय में जितना पैसा कैश पड़ा हुआ है लोगों के पास और आरबीआई के पास, और इसके अलावा जितना बैंक में पड़ा हो, उन सब का जो टोटल वैल्यू है ना, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सा बात है, देश में जब मनी सप्लाई बढ़ता है ना, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब जानते हैं, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता है। जब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रेफर्स टू द condition or situation where the aggregate demand of goods and services is more than the aggregate supply। एग्रीगेट डिमांड जो होता है गुड्स और सर्विस का, वो ज्यादा होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई। बट
इन दिस सिचुएशन सप्लाई इज बीइंग कांस्टेंट, सप्लाई जो होना होगा क्या होगा, कांस्टेंट रहना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ सप्लाई, सप्लाई के लेवल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसी को तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो वही तो बोल रहे हैं इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू द, ये जो डेफिनेशन लिखा है इसके अलावा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इजी में कि इन्फ्लेशन रेफर्स टू द कंटिन्यू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। किसी भी देश के अंदर गुड्स और सर्विस के जनरल प्राइस लेवल में जो कंटिन्यू राइज होता है, इंक्रीमेंट होता है, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। व्हाट इज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, इसमें जो है डिफ्लेशन यानी कि कमी होता है। ये देखिए डिफ्लेशन इज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा तो इन्फ्लेशन, और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग एज विथ इन्फ्लेशन, यानी कि बढ़ने के बजाय अगर घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। ठीक है, अगला व्हाट आर द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का कौन कौन सा 4 फेज होता है, तो देखिए 2 मार्क्स में इतना नहीं लिखना है आपको, मैं आपको जस्ट नाम बता दे रहा हूँ। पहला होता है एक्सपेंशन, आप बिजनेस करेंगे तो पहले आप उस बिजनेस को विस्तार करेंगे, फैलाएंगे पूरा। दूसरा पीक, उसके बाद वो बिजनेस जो है अपना पीक पे जाएगा, पीक पे जाएगा यानी कि पूरा एकदम फाइनेंशियल एनर्जी और मटेरियल के साथ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो है पीक पकड़ेगा। देखिए ये भी उठ रहा है, ये उठने का मतलब है कि पीक पकड़ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है संकुचित, थोड़ा सा सिकुड़ना। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, देखिए ना ये उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। तो पहला होता है एक्सपेंशन, दूसरा होता है पीक, तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद जब उसमें जब डिक्रीमेंट होगा तो फिर उसका रिकवरी होगा, फिर उसका रिकवरी होगा, और रिकवरी जब होगा तो फिर एक्सपेंशन होगा। तो ये जो है 4 जो टर्म है, यानी कि 4 इकोनॉमिक साइकिल का फेज है। आप ये 4 का नाम भी लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का भयंकर, भयंकर माने विशियस मतलब दुसाध चक्र, गरीबी, ऐसा गरीबी का जाल जिससे निकलना मुश्किल, तो बोल रहा है वो क्या है। द विशियस सर्कल साइकिल ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो नोन एज अ जनरेशनल पॉवर्टी। जनरेशनल का मतलब समझ गए, ऐसा जाल, ऐसा भयंकर जाल कि गरीबी से जो है कोई पीढ़ी निकल नहीं पा रहा है। हर पीढ़ी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी चल रहा है। ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि मेरे परिवार में गरीबी था, लेकिन कोई एक ऐसा सक्सेसफुल सफल लड़का हुआ जिसने मेरे परिवार की गरीबी को क्या किया, मिटा दिया। लेकिन ऐसा देश जहां इतना ज्यादा मतलब अंडर डेवलप्ड है वो, कि उसमें जनरेशनल पॉवर्टी चलता है, कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन उस घर में जो है गरीबी नहीं मिटा, उसको बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इज अंडरस्टूड एज व्हेन एटलीस्ट 2 जनरेशन ऑफ फैमिली आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर किसी देश में 2 जनरेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर चला जा रहा है, वंस पॉवर्टी स्टार्ट इट इज लाइकली कंटिन्यू इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन। एक बार गरीबी रेखा में वो चला गया है तो 2 पीढ़ी तक वो क्या है, अगर गरीबी रेखा के नीचे ही है, गरीबी रेखा यानी बीपीएल, बीपीएल आप जानते होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, नीचे है, तो भाई इसी स्थिति को, इसी सिचुएशन को बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ कैलकुलेटिंग एचडीआई। अभी मैंने आपको बताया ना कि 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, 3 कंपोनेंट्स होते हैं एचडीआई में। पहला क्या है, हेल्थ। हेल्थ क्या बताता है, मेजर बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बोले ना जीवन प्रत्याशा, लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे। एडुकेशन शिक्षा बताता है, उनका नॉलेज, मेजर बाय मीन एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, उनका नॉलेज बताता है ये। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर बाय पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम से जो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है। ये 3 चीज को एक कंबाइंड वे में जो बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचडीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। देखिए लिबरलाइजेशन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ना कि किसी भी देश में, लिबरलाइज का मतलब क्या, उदारवादी, उदार दिल, नेक दिल। किसी भी, किसी के ऊपर अगर रोक टोक है, उस रोक टोक को हटा लेना, उसको क्या करना, रिड्यूस कर देना, उसी को लिबरलाइजेशन बोला जाता है, उदारीकरण। देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज इकोनॉमिक थ्योरी, a set of policies that reduce the government intervention in the economy and promote free trade and private ownership। देखिए एक चीज आपको बता दें, हम लोग का देश जब
आजाद हुआ था 1947 में, तो देश ने आजादी के साथ आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों रहेंगे, ऐसा इकोनॉमी को अपनाया। लेकिन यह देश जो है अपने डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन का जो है क्या किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को देश में योजना आयोग का गठन हुआ, इसलिए कि 5-5 साल का योजना बनेगा और ये देश अंग्रेजों के जो जंजीर से आजाद हुआ है, इस देश को तेजी से क्या है, डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि देश गरीबी के जाल में बुरी तरह से जकड़ गया था। लेकिन हुआ क्या कि देश में आजादी के बाद, अंग्रेजों के चले जाने के बाद देश में ग्रोथ रेट इतना स्लो हो गया कि हम लोगों को अपना खाने तक का भोजन नहीं उगा पाते थे हम लोग। एग्रीकल्चर इतना बैकवर्ड था। अमेरिका से अमेरिका जो है हम लोग क्या करते थे, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे तब जाके, मतलब आजादी के 30 से 35 साल तक तो अमेरिका के भरोसे हम लोगों ने क्या किए हैं, खाए हैं। और उसके ऊपर से डिपेंडेंसी को हटाने के लिए आप पढ़े होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, करीब थर्ड प्लान में हुआ था। थर्ड प्लान में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है। और सेकेंड प्लान जो था, जिसको महालनोबिस मॉडल बोला गया, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल के आधार पर जो सेकेंड प्लान था 1956 से लेकर 1961 तक। पहला प्लान जो 1951 से 1956 जो पूरा एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे था। दूसरा महालनोबिस मॉडल पे था, महालनोबिस मॉडल पे जो था उसको उसने इंडस्ट्री पे फोकस किया। और तीसरा जो था वो तीसरा आपको ग्रीन रिवोल्यूशन पे फोकस किया। मतलब बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद देश में हालात सुधरे, ऐसा नहीं है नहीं सुधरा, लेकिन देश में हालात तब से ज्यादा तेजी से सुधरा जब देश में लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन कब आया, तो आप पढ़े होंगे एनईपी, एनईपी पढ़े होंगे, एनईपी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जब देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदानों को यह देश कभी नहीं भूल सकता। आपको बता दें मात्र 14 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था हमारे देश में, रियलिटी मतलब 14 दिन तक का पैसा था फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज। देश के सोना को गिरवी रख के वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के आए थे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं गृह मंत्री, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। तो 1991 में एनईपी लाया गया। तब क्या किया गया, एनईपी में क्या किया गया, देखिए लोग जो है ना जब आजादी के बाद ना बिजनेस करने से डरते थे कि पैसा डूब जाएगा, लोगों के पास पैसा बहुत था, जिगर नहीं था उनके पास पैसा को इन्वेस्ट करने का। लेकिन सरकार ने जब एनईपी लाया, इसके अंदर एलपीजी, एनईपी के अंदर तीन चीजें, एलपीजी, एलपीजी का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि लाइट पेट्रोलियम गैस पढ़ दीजिएगा या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या किया, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन जो लगा था ना बिजनेस पे, उस रेस्ट्रिक्शन को क्या किया गया, रिड्यूस कर दिया गया और उसको क्या किया गया, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देकर के उसको प्रमोट किया गया। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है इसमें, सेम चीज, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक थ्योरी सेट ऑफ पॉलिसीज दैट रिड्यूस द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। एंड प्रोमोट फ्री ट्रेड एंड प्राइवेट ओनरशिप, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है कि सरकार कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखिए अब आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं और सरकार उस पर 10 तरह का ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये लाइसेंस लाओ, इस तरह का करो, तो लोग क्या, अरे छोड़ो बिजनेस नहीं करेंगे। तो सरकार ने ये देखा कि लोग बिजनेस करने से कतरा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन का पॉलिसी लाया, उदारवादी, कि किसी को कोई कागज दिखाना नहीं है, जो जब चाहे जहां चाहे जैसा बिजनेस चाहे कर सकता है। हाँ बिजनेस जो है इलीगल नहीं होना चाहिए। तो इससे लिबरलाइज हुआ, देश में क्या हुआ, चारों तरफ बिजनेस फैलने लगा, प्रोडक्शन जीडीपी बढ़ने लगा और देश का क्या हुआ, ग्रोथ होने लगा। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है, तो कुल मिलाकर प्राइवेटाइजेशन जो है ना, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल, मालिकाना हक का ट्रांसफर पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को कर देना ही तो प्राइवेटाइजेशन है। देखिए प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पब्लिक एसेट्स और फंक्शन टू द प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेटाइजेशन वो फंक्शन है जिसमें पब्लिक एसेट्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है प्राइवेट ओनरशिप में। इट कैन इन्वॉल्व द सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू द प्राइवेट बायर। इसमें पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को ना
प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में क्या किया जाता है, सौंप दिया जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन, ये 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन एकदम जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या जो है डिफरेंस है, आइए देखिए। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इट इज द पॉलिसी रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। देखिए फिस्कल पॉलिसी सीधा आपको बता दें, फिस्कल पॉलिसी refers to the policy related to the government expenditure and government revenue। सरकार का आय और व्यय का जो पॉलिसी है ना, उसी को फिस्कल पॉलिसी कहा गया है। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, इट पॉलिसी रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को तो आरबीआई, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई बाय विच द सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री। ये जो है वो पॉलिसी है जो आरबीआई करता है कंट्रोल, बाय विच द सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री, देश में मनी सप्लाई को बढ़ा के घटा के। इसके लिए तो आपको बहुत पढ़ना होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स है, ठीक है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो इज द पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट जो सेंट्रल बैंक के पास रखा रहता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। जैसे कॉमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक को आरबीआई सर्टिफाई किया है, तो एसबीआई बैंक जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग का खरदा का जो है एसबीआई बैंक, उसके पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए जमा है, तो 100 करोड़ रुपए जमा है ना, तो 100 करोड़ रुपए उसके पास नहीं होगा, उस 100 करोड़ का कुछ हिस्सा जो है आरबीआई उससे लेके रख लिया होगा, उसी को सीआरआर बोलते हैं। और कुछ हिस्सा जो है एसबीआई खुद रख लेता है अपना पास, ताकि लोग जो पैसा डिपॉजिट किया, कैसे रोज जाते हैं पैसा निकालने जमा करने, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो वो होता है, तो ये सब में नहीं जाएंगे। देखिए ओवरऑल सीधा याद रखिए ना, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई कंट्रोल करता है और फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इट इन्वॉल्व टैक्स, पब्लिक डेब्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसके अंदर टैक्स होता है, पब्लिक डेब्ट यानी कि सरकारी कर्ज होता है, और घाटे का जो बजट होता है ना, ये होता है। और इसमें देखिए अभी ना आपको कहा मैंने, इट इन्वॉल्व बैंक रेट। इसमें बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक जो है आपको लोन देता है, ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? बताइए रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट्स रेफर्स टू द विच रेट at which rate the central bank give loan to the commercial बैंक। बात समझिए, सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देता है ना, ध्यान सुनिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। कहने का मतलब, जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, तो उसको सेंट्रल बैंक क्या करता है? पैसा देता है। तो उसको बोलिए तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेपो रेट। जिस दर पे देता है, पैसा ऐसे ही नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई को आरबीआई ने 100 करोड़ रुपया दिया, 100 करोड़ रुपया, तो एक इंटरेस्ट पे दिया होगा ना, जिस ब्याज दर पे दिया होगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। और कभी-कभी क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो वो लोग अपने पास नहीं रख के सेंट्रल बैंक को देते हैं। तो जिस दर पे सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा देता है ना, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, इस तरह से एक डायग्राम बना के, मान लीजिए कि ये लिखा है, देखिए ये रहा आपका, एक मिनट, ये जो है कलर चेंज करना, ये देखिए, ये है आरबीआई और ये है मान लीजिए आपका एसबीआई, ठीक है। एसबीआई के पास पैसा कम हो गया, आरबीआई, आरबीआई एसबीआई को पैसा दिया, तो जिस दर पे दिया, जिस रेट पे दिया, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और एसबीआई के पास जब ज्यादा हो जाएगा तो ये किसको दे देगा? आरबीआई को दे देगा। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, यही कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए आगे, इट गिव्स डायरेक्ट, इट गिव्स डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी जो होता है ना, वो क्या करता है? अफेक्ट डालता है किस पे? किस पे अफेक्ट डालता है? ओवरऑल इकोनॉमिक्स पे, ठीक है।
हाँ, इट गिव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का जितना भी सेक्टर है उसमें क्या करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। इट गिव एन इम्पैक्ट ऑन द फ्यू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इकोनॉमी के कुछ ही सेक्टर पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आइए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस, ये एकदम वाइटल क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन है। और देखिए 5 मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। मैंने आपको पहले ही कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज द पॉजिटिव चेंज इन द आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में जो पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। पर्टिकुलर टाइम यानी कि किसी भी विषय, जैसे मान लीजिए ये साल 100 पीस बना, अगला साल 150 पीस, तो पर्टिकुलर टाइम में कितना का इंक्रीमेंट हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इट इज राइज इन द आउटपुट इन एन इकोनॉमी अलोंग विद द एडवांसमेंट। इट इज राइज इन द आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में आउटपुट में राइज हो रहा है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है बढ़ रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि प्रोडक्शन 100 से 150 हुआ, ये हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन प्रोडक्शन लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी का होने लगा, ये हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज अ नैरो कांसेप्ट, ये जो है छोटा कांसेप्ट है, छोटा, इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा ही है। और इट इज अ ब्रॉड कांसेप्ट, ये जो है काफी बड़ा कांसेप्ट है। इट इज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, और ये इट इज अ क्वालिटेटिव इन नेचर, मैंने आपको कहा था पहले ही। इट इज अ फिक्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हाँ ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो एक टाइम पीरियड में होता है, और ये कंटिन्यू होता रहता है, कई साल तक ये बढ़ते बढ़ते होता है, तब जाकर डेवलपमेंट होता है। इट हेल्प टू डेवलप द नेशन, ये जो है देश को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये देश को डेवलप करने में हेल्प करता है, और ये इट हेल्प टू डेवलप द इकोनॉमी, ये देश के इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करता है। इट इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, बिल्कुल सही बात है, ये शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। एक साल में बढ़ा, खुश हो गए, फिर दूसरा साल घट गया। लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म है, एक बार डेवलपमेंट हो गया तो काफी लंबा समय तक चलेगा। तो बहुत ही अच्छा है, एकदम छोटा में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे इसको। आइए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कि बेसिक फीचर्स बताइए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, चाहे लेस डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए अभी तो मैंने आपको कहा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक भूटान, नेपाल, ये सब जो श्रीलंका, ये सब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इनका खास बात क्या है, देयर इज अ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाई रेट ऑफ पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम, यही सब ना होगा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का पहचान। तो देखिए सेम चीज, पॉवर्टी, देखिए क्या बोल रहा है, पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब बहुत भयंकर लेवल का गरीबी, और वाइड तेजी से फैलने वाला गरीबी, आर कॉमन फीचर्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का सबसे कॉमन फीचर्स क्या है, वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी एंड विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बोल दीजिए, गरीबी का वो चक्र जिसमें कई जनरेशन गरीबी में क्या हो जाए, फंस जाए। तो ये खास होता है ना, खास बात है किसका, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, ठीक है। लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल सही बात है, आदमी का कमाई ही नहीं रहेगा। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी टाइपिकली हैव अ लोअर पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल सही बात है। अंडर डेवलप इकोनॉमी का फीचर्स क्या है, लो पर कैपिटा इनकम, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। बोलेगा आप रोजगार कैसे नहीं मिलेगा, अरे गरीबी, रोजगार नहीं मिल रहा तभी तो गरीबी हो रहा है ना। तो देखिए हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। किसी भी देश की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का जो है कॉमन फीचर्स है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई रेट ऑफ पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि उसका हेड काउंट रेशियो ज्यादा होगा, उसका लो रेंज कर्व जो है काफी, आप देखेंगे अगर वो डायग्राम अगर ज्योमेट्रिक वे में बनाए तो 45 डिग्री से झुका हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, लो रेंज कर्व से इनकम इक्वलिटी को मापा जाता है, हेड काउंट रेशियो से गरीबी को मापा जाता है, ये सब आप पढ़े होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का फीचर्स ये है कि वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास तो खुद का खाने का ठीक नहीं है, और पूरा दुनिया में आबादी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। तो उनको मतलब अंडर डेवलप्ड है इसलिए एचडीआई कम है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम है। इसके अलावा उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम है। अब जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग को नॉलेज उतना है नहीं, उनको उतना ज्ञान है नहीं, क्योंकि वो मंत्र नहीं जानते हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो वाला मंत्र उनको नहीं पता है। हाँ, उनको क्या पता है, हम दो हमारे गिन लो। अब बताइए ना आप, ठीक है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ, यही वजह है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ एन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो भी अंडर डेवलप्ड गरीब देश होता है उसमें ना
देखिएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है। हम लोग का देश डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन आप देखिए इसका भी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अभी वर्ल्ड में 1 नंबर पे हम लोग हो गए हैं। ठीक है, अभी डेटा जारी नहीं हुआ, डेटा जारी होने दीजिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी सुविधा, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सभी चीजों का क्या रहेगा अभाव। बताइए ना, जिस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ही अवेलेबल ना हो, वो अंडर डेवलप्ड है ही। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हैव द पुअर और लैकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी का कमी है, बिल्कुल। पूंजी का कमी है तभी तो अंडर डेवलप्ड है, नहीं तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ रहता, वहां पे एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हुआ रहता, वहां पे सर्विस सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ रहता। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में लैक द कैपिटल ऑफ एडॉप्ट बेटर प्रोडक्शन टेक्निक। यहाँ पे कैपिटल का लैक ऑफ कैपिटल है टू बेटर एडॉप्ट टू बेटर प्रोडक्शन टेक्निक, मतलब एक अच्छा प्रोडक्शन टेक्निक को अपनाने के लिए उतना पैसा ही नहीं है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी। अब जब टेक्निक ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी तो लो होगा ही, यानी कि कम से कम उत्पादन होता है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हैव लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी, लेबर का उतना काम करने का क्षमता भी नहीं है, क्योंकि उनको तो ठीक तरह से खाना ही नहीं मिला, न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, तो शरीर का भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब चाइना में देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, चाइना और इंडिया, इंडिया जो है आजाद हुआ 1947 में, चाइना आजाद हुआ 1949 यानी कि 1949 में, 2 साल बाद, हम लोग से 2 साल बाद। और हम लोग से 2 साल बाद आजाद हुआ चाइना। 19 ट्रिलियन इकोनॉमी है आज, 19 ट्रिलियन, और हम लोग कितना पे इतराते हैं, 4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी कि हमसे 4 गुना ज्यादा चाइना, हमसे 2 साल देर से आजाद हुआ देश आगे निकल गया है। अगर आप रियल में, अगर देखिए जो राजनीति में जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान भिखारी देश, ये देश, लेकिन अगर आप कंपेयर कीजिएगा ना, तो पाकिस्तान हम लोग से थोड़ा ही पीछे है, अगर इन सब चीजों में देखिएगा तो। आप एक बार डेटा को स्टडी कीजिए तो आपको समझ में आएगा। हम लोग तो बस बोलने का, हम लोग के अंदर ये पाठ पढ़ा दिया गया है, भूखों नंगों का देश। ठीक है, मानते हैं वहां गरीबी है, लेकिन पाकिस्तान और भारत का जो हालातों का, अगर आप उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अगर आप मिलाइए एक बार, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम वो भिखारी है। आप मिला के देखिएगा एक बार। लेकिन चाइना से मिलाइए ना, चाइना तो हम लोग से 2 साल देर से आजाद हुआ। 19 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने देश में कड़े नियम बनाए। ठीक है? बहुत कड़ा-कड़ा नियम बनाया। वन चाइल्ड पॉलिसी तो उसने सबसे पहले लाया, पॉपुलेशन पे रोक लगाने के लिए। 1979 में चाइना जो है वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था। ठीक है? इसके अलावा उसने अपने देश में न्यूट्रिशंस, लोगों को पहले खिलाया-पिलाया भरपूर। क्योंकि वो जानता था कि आज देश का बच्चा-बच्चा जो कल को बड़ा होगा, तो देश का भविष्य सुधरेगा। लेकिन यहाँ किसी को पड़ा, यहाँ तो देश का युवा को खुद का भविष्य को पड़ा ही नहीं है। वो तो दिन भर सोया रह रहा है। मतलब इतना लेज़ी हो चुका है वो। खैर छोड़िए ये सब बात, आइए। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। पुअर ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मतलब पैसा नहीं, ह्यूमन कैपिटल, एक मनुष्य का कैपिटल क्या है? उसका एडुकेशन, उसका स्किल, उसका एंटरप्रेन्योरशिप, उसका मतलब यही सब चीज, उसके अंदर का क्वालिटी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हैव द पुअर ह्यूमन कैपिटल टर्म्स एडुकेशन, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि पैसा का अभाव है तो बेचारा पढ़ने, ऐसा नहीं है कि उसको जन्म से एडुकेशन का कमी है, पैसा का अभाव है, देश में पैसा का कमी है, उसके घर में पर कैपिटा इनकम कम है, एडुकेशन नहीं मिला उसको वैसा। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में वर्क इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बोल रहा है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, किसी देश का हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, वो एग्रीकल्चर वर्क में जो है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड रहता है। एक समय था देश का, आजादी के समय हम लोग का देश भी बोलते थे ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश था, वो अंडर डेवलप्ड था। आज जो है देश, आप देखिए, आजादी के समय में नेशनल इनकम में 50 टू 55% कंट्रीब्यूट करने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर आज 15 से 17% पर सिमट के रह गया है। और आजादी के समय में 15 से 17% कंट्रीब्यूट करने वाला सर्विस सेक्टर, यानी कि टर्शियरी सेक्टर, आज 55 से 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें अकेला आईटी सेक्टर 8% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है नेशनल इनकम में। आप डेटा को देखिएगा एक बार। आइए अगला क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लेस डेवलप्ड इकोनॉमी और वेल डेवलप्ड। माने लेस डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड बोलिए, चाहे अंडर डेवलप्ड बोलिए, चाहे डेवलप्ड बोलिए, एक ही बात तो आप समझ सकते हैं। ठीक है,
देखिए खास बात ये लेस डेवलप्ड, लो पर कैपिटा इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, ह्यूज इनइक्वालिटी इन्वॉल्व, इसमें बहुत ज्यादा असमानता इनइक्वालिटी है। अब फीवर इनइक्वालिटी में कुछ असमानता दिखेगा। इन दिस हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इन दिस लो लो पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी गरीब देश में हाई रेट रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ का और अमीर देश में क्या रहेगा, लो पॉपुलेशन ग्रोथ। नो प्रॉपर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, गरीब देश में ह्यूमन लोगों के अंदर वो इतना क्वालिटी स्किल्स नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, लोगों के पास स्किल रहेंगे, लोगों के पास माइंडसेट रहेगा बहुत खतरनाक खतरनाक। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, आज अमेरिका में इतना एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, B2 बॉम्बर है, अभी हाल ही में पता नहीं कौन सा एक तो जेट उतार दिया था, हड़कंप मच गया था कि ये जेट तब उतरता है जब परमाणु हमला हुआ रहता है, देखते हैं कितना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से वो लैस है, मतलब 7-7 दिन तक आसमान में उड़ सकता है, मतलब एक चलता फिरता वो व्हाइट हाउस था, वो तो किसी देश के पास नहीं है। तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी क्यों वहाँ पे इतना एडवांस है? ह्यूमन कैपिटल जो है ना, वहाँ का क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई है, क्योंकि उस देश का पर कैपिटा इनकम हाई है, उस देश का आबादी भी तो कम है ना। हर चीज़ का जो है आप देखिए ना, एक घर में अगर इकलौता बेटा है तो पूरा प्रॉपर्टी उसी का है, उसी का स 8-10 बेटा हो जाए तो टुकड़ा-टुकड़ा में छोटा-छोटा टुकड़ा ज़मीन में लग जाएगा। सेम चीज़ है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, किसमें? अंडर डेवलप में, और लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा डेवलप्ड में। अनफेवरेबल सोशल स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल यानी कि समाज जो है उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत पिछड़ा रहेगा। और मॉडर्न मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर समय के साथ बदलेगा। सोशल स्ट्रक्चर एक ऐसा होगा जो समय के साथ बदलेगा। और देखिए आप मैं हम आपको अगर बताएँ, जस्ट हम एक तो पुराना थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, हो सके अगर आपको खराब लगे या आप उसके समर्थन में ना हो, मैं आपको बता दूँ। हमारे देश में जैसे हम लोग हिंदी भाषा से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे बिहार से, यूपी से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। आप लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं उसमें भी कई लोग बिलॉन्ग करते होंगे। बाकी वेस्ट बंगाल के भी लोग हैं जो अपने यहाँ के निवासी है प्रॉपर। आप देखेंगे हमारे देश में एक विवाह करने के लिए, विवाह लोग करते हैं ना, एक विवाह जब कोई बाप अपना बेटी का करता है, तो देखिएगा वो कर्ज तले इतना दब जाता है कि उसका चुकाते-चुकाते 15-20 साल लग जाता है। किस लिए? सिर्फ़ दिखाने के लिए। सिर्फ़ दिखाने के लिए, लोगों को समाज में दिखाने के लिए, क्योंकि वो समय के साथ वो पिता बदला नहीं। लेकिन जो लोग समय के साथ बदले, उन्होंने क्या किया? समाज का परवाह किए बिना क्या किया? जो भी एक होता है ना, उनका अपना बेटी का पसंद से या फिर जो भी हर चीज़ को मॉडर्न होकर के, मतलब हर चीज़ में वो अपना सपोर्ट किया और कहीं न कहीं ये जो दहेज प्रथा है, उसका खिलाफ रहा। रहा ना, इससे क्या होता है, लोगों के पास बहुत पैसा बचता है और उन पैसों का इस्तेमाल करके वो और भी ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर का यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो कहीं न कहीं उनका स्थिति में तो सुधार रहता, लेकिन कर्ज़ में डूब कर उनकी स्थिति क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एक जस्ट छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया और कुछ नहीं, ठीक है? अनफ़ेवरेबल सोशल स्ट्रक्चर, गरीब देश में लोगों का सोच भी गरीब, लेकिन अमीर देश में लोग मॉडर्न हो जाते हैं, मॉडर्न, ठीक है? वो समय के साथ बदलते हैं और आप तो जानते ही हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आइए, आगे देखते हैं। समय के साथ लोगों का बदलना ज़रूरी है, जब समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो हमको भी उस हिसाब से ढलना चाहिए। अगला, मेंशन एनी 5 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। 5 फीचर्स बताना है डेवलपिंग इकोनॉमी का जिस तरह से इंडिया का है। देखिए, डेवलपिंग इकोनॉमी का सिंपल फीचर्स जानते हैं? हर चीज़ में क्या होगा ना, ग्रोथ होगा। हर चीज़ में डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा, ग्रोथ, अभी वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है इसमें, द इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑफन डिस्क्राइब द डेवलपिंग इकोनॉमी फॉर द सेवरल रीज़न। इंडियन इकोनॉमी जो है, सेवरल रीज़न है, कुछ बहुत सारे रीज़न की वजह से वो डेवलपिंग इकोनॉमी जाना जाता है। रिफ्लेक्टिंग इट्स ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्या बताता है? ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि ये देश जो है, अभी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। Here are the some features of Indian economy, developing economy, rapid economic growth, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत तेज गति से बढ़ेगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया के पास जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली सिंस द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इन 1990 ईयर। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1990 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन 1991 में हुआ था, ठीक है? हाई मतलब उसका कांसेप्ट जो है, लोग जो है
जो देश का सरकार है 1990 से ही शुरू 1991 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। हाई जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिकेट डेवलपिंग इकोनॉमी। जीडीपी का ग्रोथ रेट हम लोग का देश का क्या है? हाई है। तो ये खास बात है डेवलपिंग इकोनॉमी का। इमर्जिंग मिडिल मिडिल क्लास, इस देश का जो मिडिल क्लास है ना वो इमर्जिंग होगा। इमर्जिंग क्या मतलब? उभरेगा, धीरे-धीरे वो नया-नया उभरेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है? उसका हर तरह का जो है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। The rise of substantial middle class has led to the increased consumer demand and spending, the driving growth in the various sectors such as retail, service and technology. मतलब मिडिल क्लास जो है टेक्नोलॉजी, सर्विस, रिटेल सेक्टर में धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। इम्प्रूविंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लोगों का डेवलपमेंट का इंडिकेटर्स क्या-क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, यही सब ना है। वही सब में क्या होगा? इम्प्रूविंग होगा। जिस देश का ये सब चीज़, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, समझिए उस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और डेवलपिंग कंट्री है। Progress has been made in the health, education and social welfare leading to better literacy rate. इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस देश में बुनियादी सुविधा यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा में सरकार इन्वेस्ट करेगा, समझ जाइए उस देश का क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। Ongoing investment infrastructure, including transportation, energy, and urban development are the crucial for the supporting economic growth. Ongoing investment in infrastructure, infrastructure का मतलब ये बुनियादी ढांचा, ट्रांसपोर्टेशन, सड़क, परिवहन, खाना, पीना, इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना ही क्या कहलाएगा? मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी का पहचान है। यूथफुल पॉपुलेशन, जिस देश का आबादी पूरा युवाओं से भरा हो, उस देश को हम डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं। जैसे भारत, भारत का युवा, भारत एक युवा प्रधान देश है। लेकिन क्या बोले अब छोड़िए युवा। युवा तो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। डिप्रेशन का शिकार हो चुका है युवा कि उससे मेरा बात नहीं हो रहा है तो इससे मेरा बात नहीं हो रहा है। ठीक है? तरह-तरह का। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं आज भी जिनकी वजह से देश जो है डेवलप कर रहा है। लेकिन देश का बड़ा हिस्सा आप खुद से देखिए ना, खुद को ही देखिए। एक बार अगर ईमानदारी से खुद से ही पूछ के देखिए। हो सकता है आप अच्छे हो ऐसा बात नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग देखिए आप मतलब देश का युवा क्या कर रहा है? और हमारे देश में तो ये जो थ्योरेटिकल पढ़ाई का जो सिस्टम बनाया गया है ना, ये भी एक तरह से गलत है। हमारे देश में तो पढ़ाई का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसको शुरू से पैसा कमाना सिखाया जाए, कि पैसा कैसे कमाना है। लेकिन हमारे देश में शिक्षा का ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि स्टूडेंट का 25 से 30 साल तो पढ़ने में 25 साल तो आराम से पढ़ने में निकल जा रहा है। और 25 साल के बाद फिर वो सोच रहा है कि अब क्या करें? और लास्ट में कुछ दिन का लोग जी ही कितना दिन रहे 40 से 45 साल, ठीक है? तो देखिए क्या बोल रहा है, ए लार्ज एंड यूथफुल पॉपुलेशन प्रोवाइड द डेमोग्राफिक एडवांटेज ऑफरिंग द पोटेंशियल वर्कफोर्स कैन द ड्राइव फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। लार्ज एंड यूथफुल पॉपुलेशन, बड़ा यूथ पॉपुलेशन होगा तो इसे डेमोग्राफिक एडवांटेज होगा। वर्क फोर्स, युवा के अंदर जोश होता है, वो काम करने का पावर होता है। तो ये जो है ये इकोनॉमिक डेवलपिंग इकोनॉमी का पहचान है। इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरा दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी के साथ उनका इंटीग्रेशन होगा, उनका मेल-मिलाप होगा। अभी हाल ही में देखिए ना 2 दिन पहले यूरोपियन यूनियन के साथ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या हुआ? डील हुआ, उसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल डील। अमेरिका को चोट देने के लिए हुआ। अमेरिका मतलब सदमे में है कि आखिर यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया में जाके किस तरह से मार्केट को फैला रहा है। इंडिया इंक्रीज़ द पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल ट्रेड। इंडिया अपना पार्टिसिपेशन ग्लोबल ट्रेड में क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इससे क्या होगा? देश का ग्रोइंग सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड स्टेज, पूरा वर्ल्ड लेवल पे देश का ग्रो होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहने का किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का पहचान है कि जब वो अपने मार्केट को ग्लोबलाइज़ करता है, तो दूसरे देशों का टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलता है। सेम चीज़ है इंडिया बिकमिंग हब ऑफ अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, पार्टिकुलरली इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस। आज हम लोग का देश आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है। बैंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बैंगलोर, गुरुग्राम और नोएडा, ये जो 3 जगह है ना, ये देश का आईटी हब हो चुका है। कोलकाता में भी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 है ही आईटी हब। आईटी हब में क्या होता है? वो क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब चीज़ों का क्या होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है बनाकर। और केपीओ, बीपीओ आप जानते ही होंगे, बिज़नेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिज़नेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है आपको पता है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम आज किसी चीज का इस्तेमाल करें तो भविष्य में आने वाला पीढ़ी का सोच है। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि एक बाल्टी पानी है। इस दुनिया में आज के समय में एक बाल्टी पानी है मान लीजिए आपके घर में और आपका पीढ़ी तो बढ़ेगा ना, परिवार तो बढ़ेगा ना, तो आप इतना ही पानी पीजिए जितना कि आने वाला परिवार, ये नहीं कि आप ही सब पी के खत्म कर दीजिए और वो प्यासे मर जाए। सेम चीज आप जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाएं। आइए देखिए, efforts are being made and address environmental sustainability initiative aim to the renewable energy and sustainable agriculture। हर चीज को, एग्रीकल्चर को, एनर्जी को, एनर्जी मतलब क्या, जो सोलर पावर हो गया, इसके अलावा हर तरह का एनर्जी को फ्यूचर के लिए बचा के रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका फीचर्स। आइए अगला क्वेश्चन, मेंशन द सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का सैलेंट फीचर्स क्या है? देखिए आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं, लेकिन आइए देखिए ना, हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सैलेंट फीचर्स देखते हैं क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, इनकम डिस्पैरिटी। द वेल्थ ऑफ इन इंडिया कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल 1% ऑफ द पॉपुलेशन ओन 53% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। बोल रहा इनकम डिस्पैरिटी यानी कि इनकम इनइक्वालिटी बोलिए ना, इनकम में इनइक्वालिटी हम लोग का देश का इकोनॉमी का ये फीचर्स है। देश के 1%, ये क्या हुआ, 1% ऑफ द पॉपुलेशन वन 53% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। देश का 1% आबादी के पास आधा से ज्यादा देश का संपत्ति है। फिर गरीबी और अमीरी होगा नहीं, इनकम डिस्पैरिटी ही तो अमीर और गरीब को जन्म दे रहा है ना। 1% आबादी, मान के चलिए कि 100 रुपया है देश का संपत्ति और 100 लोग हैं इस देश में, जिसमें 53 रुपया एक आदमी के पास है और जो बचा 47 रुपीज वो 99 लोगों के पास है। तो आप डिवाइड कीजिए ना, अमीर गरीब तो हो तो गया है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से, इंडिया का लोगों तो कोई काम धाम रह नहीं गया है, पूरा आबादी भर के रख दिया है एकदम। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोज बाय अराउंड 20% एवरी डिकेड। प्रत्येक 10 साल के बाद 20% इंडिया का पॉपुलेशन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। आप समझ रहे हैं कितना तेजी से। A larger population requires a strong infrastructure including good school, hospital, job and decent pay। अगर आप आबादी को तेजी से बढ़ा रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा स्कूलिंग सिस्टम चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तब ना लोगों को आप उतना एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे जितना तेजी से आबादी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज है, जिसका जो है मतलब अंजाम भुगतना पड़ रहा है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पुअर। अब देखिए, आप देखेंगे एक आदमी मरता रहता है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलता है। एक किसी ने कहा है ना कि इस देश में 10 मिनट की 30 मिनट में पिज़्ज़ा आने का गारंटी है, लेकिन आपके दरवाजे पे एम्बुलेंस आने का गारंटी नहीं है इस देश में। सेम चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना पुअर है। देश में सड़क है तो गड्ढा है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, आपका चालान कट जाएगा, आप अगर कोई गलती करते हैं तो। लेकिन जो रोड है वो उसपे पूरा गड्ढा है। आप विदाउट टिकट जाइए, आपका ट्रेन में फाइन लग जाएगा। आप 2 लोग बाइक पे बैठने के बजाय 4 लोग बैठ जाइए, आपका फाइन लग जाएगा। लेकिन देश का सरकारी ट्रेन में 90 आदमी का सीट में 150 आदमी ढुक के जाएगा, कोई फाइन बोलने वाला नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई हॉस्पिटल में तो ऐसे हैं जहाँ इतनी बेसिक सुविधाओं का अभाव है कि लोग नीचे, कई हॉस्पिटल छोड़िए ना, आप जाइए ना आरजी कर, आप जाइए आरजी कर, आप जाइए पीजी, लोग बाहर बिछा के, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। इसको कभी फील करके देखिएगा। कभी-कभी तो हम फील करके देखते ही हैं। कभी-कभी आप पूरा देश के कंडीशन, बंगाल छोड़िए पूरा देश का कंडीशन को फील कीजिएगा। उन जगह को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। भले ही कितना भी आप बोल दीजिए एडवांस हो गया। हम मानते हैं कि देश का बहुत सारा हिस्सा एडवांस, जैसे आप बोलिएगा कि आप जाइए राजारहाट देखिए, आप जाइए न्यू टाउन देखिए। हम मानते हैं बहुत जगह ऐसा हुआ है डेवलपमेंट, लेकिन पूरा तो नहीं ना हुआ है। देश में शहर ही है सब जगह, देश का ग्रामीण आबादी रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है। तो रूरल एरिया में जाके देखिए, हकीकत, ज़मीनी हकीकत आपको गाँव के लोग बताएँ। आप तो कलकत्ता जैसे महानगर में बैठे हुए बैठे-बैठे सब मिल रहा है, तो आपको कोई एहसास नहीं। गाँव में जाकर के देखिए, तब आपको समझ में आएगा। गाँव में लोग ना इलाज के अभाव में मर जाते हैं, मर जाना पड़ता है। स्टडी फाउंड दैट, एक स्टडी से पाया गया 25% ऑफ इंडियन फैमिली डोंट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी।
25% इंडियन फैमिली के पास तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि स्टडी में पाया गया है। 97 मिलियन पीपल डोंट हैव एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सोचिए 97 मिलियन पीपल को तो सही, सुरक्षित, साफ पीने का पानी नहीं मिलता है। बीमारी वाला पानी पीते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में कई बच्चे मर गए गंदा पानी पी करके। और अब सरकार से जब सवाल किया गया तो सरकार, बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि अरे ये सब छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती है। आप सोचिए, सोचिए आप कि इन नेताओं को जो लोग चुनते हैं उन लोगों को बच्चा मर गया 14 को। आज देश में आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन पीने को साफ पानी नहीं। वो कविता याद आता है दुष्यंत कुमार का। कहा तो तय था चेरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसका इन डेप्थ मीनिंग बहुत गहरा है, क्या बताऊँ चलिए। एंड 840 मिलियन पीपल डोंट हैव एक्सेस टू द सैनिटेशन सर्विस। 840 मिलियन पीपल तो ऐसे हैं जिनके पास ना ही साफ-सफाई, किसी भी तरह का कुछ भी, पूरा गंदगी फैला हुआ है। आप ही के इलाका मोहल्ला में देखिए ना पूरा कूड़ा-कचरा फैला हुआ है। इसके लिए सरकार दोषी है और बहुत हद तक तो इस देश का पब्लिक भी दोषी है। इस देश के पब्लिक के प मतलब देश के लोगों के पास तो मान लीजिए सिविक सेंस है ही नहीं। सिविक मैनर क्या होता है? सिविक सेंस क्या होता है? वो खाएँगे और अपना दरवाजे पे ही कूड़ा फेंकेंगे, ऐसा है। तो ख़ैर चलिए देखते हैं। इम्परफेक्ट मै मार्केट्स, देश में इम्परफेक्ट मार्केट है। इंडियाज़ मार्केट्स आर इम्परफेक्ट बिकॉज़ द लैक ऑफ मोबिलिटी व्हिच लिमिट्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। आउटडेटेड टेक्नो हम लोग का देश का पास तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है सबसे पहला, एकदम पुराना-पुराना। क्यों जानते हैं? लोगों के पास तो ट्रेडिशनल उनका मेंटालिटी है कि मेरा परदादा का निशानी है, ये मशीन कैसे हटाएँ? ये तो मेरा दादा का निशानी है, यही रहने दो। अरे भैया, दादा-परदादा का है तो आप म्यूज़ियम में ले जाके रखिए, अपना घर में एगो म्यूज़ियम बनाइए। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस कीजिए, नहीं तो आप रेस में पिछड़ जाएँगे। इंडियन प्रोडक्शन इज़ लेबर इंटेंसिव, इंडिया का प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव है और दुनिया का प्रोडक्शन जो है टेक्नोलॉजी से इतना एडवांस हो गया है कि एकदम लेबर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। आप बोलिएगा इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन ग्रोथ तो होगा ना। इट्स इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब लेबर इंटेंसिव होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो प्रोडक्ट महँगा हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा फॉरेन। नेशनल इनकम, A country's income level key indicator its citizen well-being and happiness। एक कंट्री का जो नेशनल लेवल है ना वो किसी भी देश के लोगों का हैप्पीनेस को बताता है। जीडीपी इज द कॉमन वे टू मेजर अ कंट्री इनकम। जीडीपी जो है कंट्री के इनकम को मापने का कॉमन वे है। सेकंड सेम में मैंने आपको पढ़ाया था जीडीपी से किस तरह से 3 मेथड से नेशनल इनकम निकाला जाता है। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, देश में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का लो लेवल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज लिमिटेड विथ अ स्मॉल शेयर ऑफ द इकोनॉमी ड्राइवन बाय द मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ही नहीं और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है। 1956 से 1961 में थोड़ा बहुत हुआ था जब मोहलनबिस मॉडल आया था। उसके बाद से कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। कुछ-कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और हेवी इंडस्ट्री जब टाटा का स्थापना हुआ, भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना हुआ, दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना हुआ, तो उस समय थोड़ा बहुत हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सबसे बड़ा तो इस देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सरकार तो मतलब अस्थिर रहता है और सरकार के अस्थिर रहने से क्या होता है ना, बिज़नेसमैन्स को प्रॉब्लम होता है। आप तो देखते हैं सरकार के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग वसूली करते हैं, दबंगई करते हैं। इससे क्या होता है, ये सब तो जनता के ऊपर ही घूम फिर के आता है। Issues such as corruption, political unrest and ineffective governance। इनइफेक्टिव गवर्नेंस, सही सरकार नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी कि पॉलिटिक्स में जो है ना, एक तरह से कहने का मतलब अस्थायी तो नहीं है। कभी वो सरकार तो कभी ये सर, जैसे आप जानते होंगे 1987 के करीब, 1987 करीब जब समाजवादी सरकार आया था देश में ना, तो उसने कोका कोला कंपनी, विदेशी कंपनी को बैन लगा दिया था। कोका कोला कंपनी को इस देश छोड़ के जाना पड़ा था, बहुत नुकसान हुआ था। और बाद में फिर जब सरकार बदला तो फिर कोका कोला आया, ठीक है? तो ऐसा होता है कि बहुत सारे सरकार में ना अलग-अलग दे सरकार जब आ जाता है तो किसी का किसी से नहीं पटता है, नहीं बनता है तो होता है ऐसा। कैन हिंडर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। बहुत सारा जो है लोग देखते हैं कि अरे ये तो, अब से मान लीजिए कि अगर हम ही देखें, मान लीजिए अगर हम बीजेपी से का सरकार अगर देश में है, हम विदेश के लोग, बीजेपी का सरकार से अच्छा पड़ रहा है, तो क्या होगा? मेरा बिज़नेस अच्छा चलेगा। अरे पतंजलि को देखिए ना, भाजपा के सरकार में पतंजलि ज़मीन से आसमान पे पहुँच गया। यही अगर कांग्रेस का सरकार होता तो उतना डेवलप कहाँ होता।
खैर टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुआ, बहुत कुछ हुआ तब जाकर डेवलप हुआ, लेकिन ये भी कहीं न कहीं फैक्टर है। लो पर कैपिटा इनकम, हम लोग का देश का पर कैपिटा इनकम एकदम लो है, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली लो, व्हिच रिफ्लेक्ट द लिमिटेड परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। पर कैपिटा इनकम लो होने के कारण लिमिटेड क्या है, परचेजिंग पावर है, लोग उतना खरीद नहीं पाते हैं। और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, लोगों का सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस खेती पर है, आज भी बैकबोन है। ग्रामीण एरिया के लोग खेती करके खुद खाते हैं, उनके पास जो है ना अ, कमाने का कोई ज़रिया इंडस्ट्री नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स। तो देखिए इस तरह से चैप्टर 1 खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प हुआ हो। ये पीडीएफ आपको तो मिल गया है ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है उसमें भी आपको मिल जाएगा, अगर जॉइन हो जाइए उसमें और आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।